आप सभी का स्वागत है अध्ययन आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स, वन लाइनर्स और डिटेल एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल के नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को दूसरे नए अपडेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद आर्टिकल्स। आज का पहला महत्वपूर्ण आर्टिकल है सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी। आप सभी को पता है कि सिंधु जल संधि भारत ने संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा है और यह समझौता, यह संधि 1960 में भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। वैश्विक बैंक ने संधि पर समझौता वार्ता की थी। इस संधि के अनुसार व्यास, रावी और सतलज के पानी को भारत द्वारा नियंत्रित किया जाता है और सिंधु, झेलम और झेनब के पानी को पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये सभी नदियां सिंधु जल प्रणाली बनाती हैं। भारत की जल प्रणाली तक 20% पहुंच है और पाकिस्तान की 80% पहुंच है। भारत के अनुसार पाकिस्तान संधि को लेकर आक्रामकता कर रहा है। इस वजह से भारत ने पाकिस्तान को संधि में संशोधन के लिए नोटिस भेजा है। नेक्स्ट, ये मामला क्या है? भारत नोटिस भेजने के कारण के रूप में रतले जल विद्युत परियोजना और किशन गंगा विवाद के मुद्दों को हवाला देता है। किशन गंगा विवाद क्या है? 2007 में भारत ने किशन गंगा परियोजना की शुरू की। यह परियोजना बिजली उत्पादन से संबंधित है। इसका उद्देश्य बिजली उत्पादन के लिए किशन गंगा के पानी को मोड़ना है। इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जाहिर की और 2011 में परियोजना ठप हो गई। नेक्स्ट, पाकिस्तान ने आपत्ति क्यों की? पाकिस्तान के अनुसार विश्व किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है। सिंधु जल नदी के तहत झेलम का पानी पाकिस्तान का है। तो क्या भारतीय परियोजना इस संधि का उल्लंघन कर रही है? नहीं। सिंधु जल संधि भारत को सभी नदियों का पानी उपयोग और गैर उपभोगात्मक उपयोगों जैसे जल विद्युत उत्पादन के लिए करने की अनुमति देती है और भारत इस खंड का उपयोग बिजली पैदा करने के लिए किशन गंगा जल झेलम का उपयोग करने के लिए कर रहा था। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक विवाद क्या है? रतले पावर प्रोजेक्ट छेनाब नदी में स्थित है। 2023 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने इसका शिलान्यास किया था। यह परियोजना 2018 में शुरू हुई, जब विश्व बैंक ने भारत को पाकिस्तान द्वारा चिंता व्यक्त करने के बावजूद परियोजना के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। स्पोर्ट्स में आते हैं। नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 से खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविक ने 2023 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन में स्टेफनोस सिपास को 6-3, 7-3, 6-7 से हराकर 10वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके? इस जीत के साथ ही नोवाक जोकोविक ने स्पेन को राफेल नडाल के 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। साल 2008 में जोकोविक ने पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद उन्होंने साल 2011, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21 और 23 में इस खिताब को अपने नाम किया है। आइए देखते हैं। जोकोविक ने 10 ऑस्ट्रेलिया ओपन के अलावा 2016 और 2021 में फ्रेंच ओपन, 2011, 14, 15, 18, 19, 21, 22 के बीच कुल 7 विंबलडन, जबकि 2011, 2015, 2018 में यूएस ओपन का टाइटल अपने नाम किया था। महिला एकल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में बेलारूस की आयना सबलेको ने कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम किया है। सबलेंका ने पहली बार कोई ग्रैंड खिताब जीता है। महिला डबल विजेता चेक गणराज्य की बाराबोरा क्रेजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने जापानी जोड़ी सुको योआमा और इस
इनासिभारा को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला युगल खिताब जीता है। पावेल पेट्रू, my dear friends, this is the next point. Pavel Petru, he was selected as a president of nation state head. यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और बेल आइकन में आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आइए बात करते हैं पावेल पेट्रू की। नाटो सैन्य समिति के पूर्व अध्यक्ष पावेल पेट्रू चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। चेक गणराज्य में सेवानिवृत्त सेना जनरल पेट्रू पावेल ने अरबपति व्यवसायी लेडी बेविस को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीता है। अबाउट द न्यूज, सेवानिवृत्ति जनरल पेट्रू व पावेल विवादास्पद मौजूदा राष्ट्रपति मिलोस जेमन की जगह लेंगे। चुनाव के दौरान जनरल पावेल को 58.2% वोट मिले, जबकि अंद्रेजा बेविस के पक्ष में 42.8 मत पड़े। जनरल पावेल उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की सैन्य समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट, पावेल ने रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान यूक्रेन को सैन्य और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए बार बार अपना समर्थन व्यक्त किया है। चेक गणराज्य के बारे में, यह मध्य यूरोप में एक भूमि से घिरा देश है। प्रधानमंत्री पेट्रू फियाला, राजधानी प्राग, मुद्रा चेक कोरोना रिपोर्ट्स। दिस रिपोर्ट इज एसोसिएटेड विद द अडानी ग्रुप। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। हिंडनबर्ग एक शोध कंपनी है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वित्तीय शोध करती है। हिंडनबर्ग ने हाल में ही दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अमीर आदमी और उनकी बिजनेस फर्म अडानी ग्रुप पर अपना रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी समूह फ्रॉड स्कीम्स और स्टॉक मैनिपुलेशन में शामिल था। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष, कंपनी ने अडानी और उसके परिवार के सदस्यों पर 2 साल की कड़ी जांच की। रिपोर्ट के अनुसार अडानी समूह ने शेयरों में 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हेरफेर किया। गौतम अडानी ने नेटवर्थ 120 अरब डॉलर है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में अकेले 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा किए। संचित धन का अधिकांश भाग शेयर मूल्य में वृद्धि से आया है। अडानी की 7 कंपनियों की कीमतों में पिछले 3 सालों के दौरान 819% की वृद्धि हुई है। जिन 7 कंपनियों ने शेयरों में बढ़ोतरी की है, वे असल में कर्ज और तरलता के दबाव में हैं। अडानी परिवार के सदस्य, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, कैरिबियन द्वीप समूह में अडानी की सेल कंपनियों ने उन्हें 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लाभ करवाया। उन्होंने नकली टर्नओवर के लिए इन देशों में टैक्स हैवन क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के बारे में कहा जाता है कि वे सिंगापुर संयुक्त अरब अमीरात में संस्थानों के मालिक हैं और उनका संचालन करते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग रिसर्च की जांच का कहना है कि इन संस्थानों में कोई संचालन नहीं है। निधि आपके निकट 2.0। दोस्तों, यह जो है ईपीएफओ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने निधि आपके निकट 2.0 लॉन्च किया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 27 जनवरी को देश में के 685 से अधिक जिलों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए निधि आपके निकट 2.0 एक जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। इसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सीपीएफसी और ईपीएफओ के अधिकारियों की उपस्थिति में ईपीएफओ मुख्यालय से आरती आहूजा, सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों से एक व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी जिलों में एक ही दिन यानी हर महीने की 27 तारीख को पहुंचना है। ईपीएफओ ने देश के 685 जिलों में कैंप लगाए हैं। ईपीएफओ के बारे में कुछ जान लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 1991 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश की गई थी। बाद में संसद ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना अधिनियम 1952 पारित किया। यह देश सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है।
ईपीएफओ, भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना भारत सरकार और पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए एक बीमा योजना के प्रशासन पे केंद्रीय न्यास बोर्डों की सहायता करता है। अमृत उद्यान। सरकार ने दिल्ली के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया है। केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया। इंपॉर्टेंस। भारत की आज़ादी के 75 साल पूर्व होने के उपलक्ष्य में अमृत उद्यान की थीम को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन उद्यानों को अमृत उद्यान के रूप में एक सामान्य नाम दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले 7 साल दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया था। राष्ट्रपति भवन में उद्यानों की समृद्ध विविधता है। मूल रूप से उसमें ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन एंड सर्कुलर गार्डन शामिल हैं। इस बार गार्डन हर्बल गार्डन, बोनाइस गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन करीब 2 महीने तक खुले रहेंगे। उद्यान 31 जनवरी 2023 को आम जनता के लिए खुलेंगे और सोमवार को छोड़कर 26 मार्च तक 2023 तक खुले रहेंगे। मुगल गार्डन के बारे में। मुगल गार्डन 1917 में एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था और 1928 से 1929 में पहला पौधा लगाया गया था। राष्ट्रपति भवन की इमारत की तरह इसमें वास्तुकला की 2 अलग अलग शैलियाँ भारतीय और पश्चिमी हैं। लुटियंस ने बगीचों के 2 अलग अलग बागवानी परंपराओं, मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों के बीच एक साथ लाया था। एक्सरसाइज सूर्य किरण। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण इस साल 16-29 दिसंबर तक नेपाल के सालझंडी से नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके उद्देश्य में अंतर संचालनीय में सुधार करना और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना शामिल है। Next, current affair of the day. This is a very important one-liners type current affairs. So please watch whole the video. It's very important for you all. Please subscribe our channel to get more updates. शंघाई सहयोग संगठन मुंबई में एक फिल्म समारोह की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम SCO के साथ महोत्सव के आयोजन में भारतीय प्रतिनिधि हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने IIM लखनऊ के प्रोफेसर भरत भास्कर को IIM अहमदाबाद के निदेशक के रूप में 1 मार्च से 5 साल के लिए नियुक्त करने की घोषणा की है। राजस्थान सरकार राज्य में किसानों को खाद्य और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन उपलब्ध कराएगी। कम आय वर्ग के किसानों के लिए किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराए जाने हैं। इस योजना को हासिल करने के लिए किसानों के करीब 1500 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। कोविन प्लेटफॉर्म की सफलता के बाद सरकार ने अब नियमित टीकाकरण के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री स्थापित करने के लिए दोहराया है। यूविन नाम से भारत के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम UIP को डिजिटलाइज करने का कार्यक्रम प्रत्येक राज्य के सरकार केंद्र शासित प्रदेश के 2 जिलों में से पायलट मोड में शुरू किया जाएगा। क्रिस हिप्किंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। पर्यटन मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इन्वेंट भारत पर्व का आयोजन करेगा। नासा 2027 तक परमाणु संचालित रॉकेट का परीक्षण करेगा जो अंतरिक्ष यात्रा को तेज बना देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीनियम नाम से अपना पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने जा रही है। श्यामलबाई B पटेल को अमूल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत के सबसे पुराने सार्वजनिक निर्माण फाउंडेशनों में से एक टाटा ट्रस्ट ने सिद्धार्थ शर्मा को बनाया मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अपर्णा उल्लूरी को मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में चुना है। श्री अश्विनी वैष्णव ने श्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT मद्रास द्वारा विकसित मेक इन इंडिया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोसे का सफल परीक्षण किया। इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स SSC एंड वन डे एग्जाम। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना? अमेजॉन। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? रोहित शर्मा। भारत ने किस देश में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 100 बिलियन विदेशी मुद्रा दिए? मालदीव। किस देश राष्ट्रपति
गुयेन जुआन फुट ने अपने पद से इस्तीफा दिया। वियतनाम। किस देश की पीएम जेसिडा आर्डन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। न्यूजीलैंड। हाशिम अमला ने किस खेल के संन्यास लेने की घोषणा की। क्रिकेट। मलेशिया ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। किकर एक्सलेन। भारत ने किस नदी पर सियांग पनबिजली परियोजना शुरू की। ब्रह्मपुत्र। किसने गिविंग टू एम्प्लॉइज अर्थ एक्शन पहल शुरू की। WEF। इस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार सम्मानित किया गया। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड। विश्व बैंक में किस देश को दक्षिण एशिया सरकार सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश का दर्जा दिया। पाकिस्तान। इसने संसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। पीएम मोदी। वनडे में दोहरा लगाने जमाने वाले पांचवें भारतीय खिलाड़ी कौन बने। शुभमन गिल। इसे डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार। किस राज्य ने अपनी सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल होने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष स्थान पर रहा। जेरी सेनफेल्ड। किस देश ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया। श्रीलंका। किसने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख लॉन्च किया। एनसीईआरटी। किस राज्य का कोलंबस भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना। केरल। किस राज्य ने जलीकुट्टू 2023 समारोह में आयोजित किया। तमिलनाडु। किसने चिकित्सा आपत्ति आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की। नरेंद्र मोदी। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म ने अवार्ड जीता। RRR। सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शाहरुख खान वर्ष 2023 में किस स्थान पर रहे। चौथे। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी कौन बने। विराट कोहली। जीना लोलो ब्रिगेडिया का निधन हुआ है। वह एक प्रसिद्ध गायिका थी। क्या थी। अभिनेत्री। किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकरम जाह का निधन हुआ। हैदराबाद रियासत। किस पाकिस्तानी आतंकी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया गया। अब्दुल रहमान मक्की। बेकांग ओपन टेनिस खिताब 2023 किसने जीता। यूकी भांबरी और साकेत मोनी। एएसआई ने किस राज्य में 1200 साल पुराने लघु स्फूर्तों की खोज की। बिहार। इसने प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक CSR अवार्ड जीता। डिजिटल स्टील जिंदल स्टील। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार $100 अरब तक के पास पहुंचा। चीन। स्पेनिश सुपर कप का खिताब किसने जीता। बार्सिलोना। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की। WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। भारत और भारत और किस देश की सेना के बीच सैन्य अभ्यास वरुण शुरू हुआ। फ्रांस। साल 2022 में चीन की आबादी कितने प्रतिशत दर्ज की गई। 41 अरब। मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। विक्टर एक्सलेन। मलेशिया ओपन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता। अकाने यामागुची। बिहू या भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया। असम। किस फिल्म ने इंटरनेशनल प्रेस अकादमी पुरस्कार जीता। 600। 15वें हॉकी विश्व कप की शुरुआत किस राज्य में की जाएगी। उड़ीसा। दुनिया की पहली पूरी तरह से डिजिटल पार्टी कौन सी बनी। बीजेपी। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। सुरभि जमोला। 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर पकड़ने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना। विदिशा। 23वीं नेशनल स्किल चैंपियनशिप में फलक मुमताज ने कौन सा एक पदक जीता। स्वर्ण पदक। मलेशिया ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता। चिराग शेट्टी और सात्विक सारज रकी रेड्डी। मेरी प्रेसली का निधन हुआ। यह प्रसिद्ध क्या थी। गायिका। किस देश ने 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजा। भारत। श्रीलंका ने किस वर्ष तक सेना को आधा करने की योजना बनाई। वर्ष 2030 तक। किस राज्य में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल। विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई करने वाली चौथी भारतीय कौन बने। स्वास्तिका घोष। इस प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। थिरू एस नदेसन। हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 ने भारत के स्थान पर रहा 50वें। हैनेल हैनेल किस देश ने सोयूज एमएस एमएस 2023 अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। रूस। 75वां सेना दिवस किस शहर में आयोजित किया गया। बेंगलुरु। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई। विकसित युवा विकसित भारत। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। हुबली।
लॉन्च पुस्तक इरफान खान एंड लाइफ इज मूवीज की लेखिका कौन है? शुभ्रा गुप्ता। किस शहर में सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा का आयोजन किया गया? वाराणसी।